स्टूडेंट्स, मेरा नाम विशेष छतवानी है। मैं एक चार्टर्ड अकाउंटेंट रहा हूं और अभी असिस्टेंट प्रोफेसर हूं गवर्नमेंट कॉलेज में। आज हम जो टॉपिक कवर करेंगे वो है प्रोविज़न एंड रिजर्व, आयोजन और संचय के कुछ अपन इंपॉर्टेंट एमसीक्यू देखेंगे। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, डैश डैश इज नॉट मेंट फॉर अ स्पेसिफिक लाइबिलिटी। इनमें से क्या किसी विशिष्ट दायित्व के लिए नहीं है? प्रोविज़न, जनरल रिजर्व, कैपिटल रिजर्व, ऑल ऑफ द अबव। देखिए, प्रोविज़न जो होता है वो एक पर्टिकुलर लायबिलिटी के लिए होता है। अगर आपको लगता है कि आपको टैक्स देना होगा, अगर तो यानी आपको पता है कि आपको किस लिए प्रोविज़न करना है टैक्स के लिए, बस आपको अमाउंट एग्जैक्ट पता नहीं होता। या सपोज करो प्रोविज़न फॉर वारंटी, हमने किसी को कोई वारंटी दे रखी है, हमने उसके लिए प्रोविज़न कर रखा है, तो आपको दायित्व पता है कि आपके पास क्लेम्स आ सकते हैं, आपको वारंटी में कुछ देनी सर्विसेज देनी पड़ सकती है। तो प्रोविज़न में आप जानते हैं कि आप क्या करने वाले हो। जनरल रिजर्व का कोई विशिष्ट उद्देश्य नहीं होता। अगर आपके पास प्रॉफिट है, प्रॉफिट में से आप डिविडेंड दीजिए और कुछ पैसा फ्यूचर के लिए रख लीजिए, पता नहीं क्या लायबिलिटी सामने आ जाए। तो जनरल रिजर्व किसी पर्टिकुलर लायबिलिटी या किसी स्पेसिफिक लायबिलिटी के लिए नहीं होता है। इसका आंसर बी सही है। उपरोक्त सभी इसका आंसर नहीं होगा। ठीक है। पूंजी संचय फिर एक अलग ही चीज़ होती है। जो पूंजीगत लाभों से बनता है वो पूंजी संचय होता है। तो सामान्य संचय का कोई विशिष्ट उद्देश्य या कोई विशिष्ट दायित्व हेतु वो नहीं रखे जाते। इसका आंसर बी रहेगा। अगला क्वेश्चन कहता है, द अमाउंट सेट असाइड फ्रॉम डिविजिबल प्रॉफिट एंड इन्वेस्टेड आउट इज नोन एज। विभाज्य लाभ में से अलग की गई एवं बाहर विनियोजित की गई राशि को जाना जाता है। देखिए, सपोज कीजिए एक कंपनी है, उन्होंने 5 लाख रुपए प्रॉफिट कमाया। सपोज कर लेते हैं उसमें से 1 लाख रुपए उन्होंने टैक्स दिया, उसके बाद इनके पास 4 लाख रुपए बचा है। ये 4 लाख रुपए इनके पास है डिविजिबल प्रॉफिट। ठीक है। अब इन्होंने ये सोचा कि 4 लाख में से 1 लाख रुपए का ये डिविडेंड देंगे, तो अभी भी इनके पास 3 लाख रुपए पड़ा है। ये 3 लाख रुपए अगर ये खुद के पास रखेंगे तो इसे रिजर्व कहेंगे, और अगर इस 3 लाख को बाहर इन्वेस्ट कर देंगे तो इसे फंड कहेंगे। यानी कंपनी के पास जो कमाया हुआ पैसा होता है उसमें से कंपनी डिविडेंड देती है। डिविडेंड के बाद जो बच जाता है कंपनी उसे अपने पास रख सकती है। अगर कंपनी उसे अपने पास रखती है तो उसे रिजर्व कहते हैं, और अगर उसे कहीं इन्वेस्ट कर देती है तो उसे फंड कहते हैं। यानी फंड की खासियत होती है प्रॉफिट में से अलग निकाला गया हिस्सा, लेकिन खास बात है कि उसे बाहर इन्वेस्ट किया गया हो तो फिर उसे कोष के रूप में जाना जाता है, उसे फंड के रूप में जाना जाता है। इसका आंसर बी होगा। अगला क्वेश्चन कहता है, अनिश्चित राशि का वर्तमान दायित्व जिसको अनुमान की एक सारवान मात्रा के आधार पर विश्वसनीय तौर पे मापा जा सकता है को कहा जाता है प्रेजेंट लायबिलिटी ऑफ अनसर्टेन अमाउंट विच कैन बी मेजर्ड रिलायबली बाय यूजिंग अ सब्सटेंशियल डिग्री ऑफ एस्टिमेशन इज नोन एज। इसका सबसे परफेक्ट एग्जाम्पल है प्रोविज़न फॉर टैक्स। सोचो प्रोविज़न फॉर टैक्स क्या होता है, क्यों बनाते हैं, 2 मिनट बात करते हैं। एक कंपनी है, वो पूरा साल बिजनेस करती है। सपोज करो आपका सेशन है 24-25, जैसे अभी वास्तव में 24-25 चल रहा है जब मैं ये वीडियो शूट कर रहा हूँ मार्च 2025 में। तो अभी आपका ईयर चल रहा है 2024-25। जल्दी ही ये ख़त्म होने वाला है 31 मार्च 2025 को। जैसे ही वर्ष ख़त्म हो जाएगा फिर आपको टैक्स चुकाना होगा। इस साल में जो आपने कमाया है उस पे आपको टैक्स कैलकुलेट करना होगा। ठीक है। तो क्या होता है, हमको ये तो पता है कि टैक्स हमको देना पड़ेगा, लेकिन उसकी एग्जैक्ट अमाउंट हमें नहीं पता होती, लेकिन हम उसका एक अंदाज़ा लगा सकते हैं क्योंकि हमें टैक्स की रेट्स पता होती है जो बजट में पहले ही डिक्लेयर हो जाती हैं। ठीक है। हमें अगर कोई एग्जेम्पशन डिडक्शन मिलनी है तो वो भी हमें पता होता है। कहने का मतलब है हमने प्रॉफिट कमाया है इस साल तो टैक्स हमें देना पड़ेगा, ये श्योर है। यानी दायित्व का हमें पता है, दायित्व वर्तमान वर्ष से संबंधित ही है, लेकिन उसकी राशि अनिश्चित है। लेकिन अनिश्चित है तो आप ऐसे हाथ पे हाथ रख के नहीं बैठेंगे, उसको आप एक विश्वसनीय तौर से माप सकते हो। तो ये सारी जो चीज़ें होती है उसको अपन कहते हैं प्रोविज़न। ठीक है। इन चारों ऑप्शन में सबसे अच्छा ऑप्शन देखिए, लायबिलिटी क्या होती है। अगर मैंने 5 लाख का लोन ले रखा है तो 5 लाख मुझे देना ही है, तो मुझे लायबिलिटी भी पता है और उसकी अमाउंट भी पता है, तो वहाँ तो प्योर श्योरिटी है, तो उसे लायबिलिटी कहते हैं। प्रोविज़न में होता है कि हमें पैसे का हमारा आउटफ्लो होगा वो हमें पता है,
लेकिन एग्जैक्ट कितना आउटफ्लो होगा वो हमें नहीं पता। जैसे सपोज करो हम क्रेडिट सेल करते हैं और ये भी कि हमारे 8 लाख रुपए के डेटर हैं, तो हो सकता है कि डेटर में से कुछ लोग हमें पैसा ना दें। ऐसा पास्ट ईयर में भी हुआ होगा कि कुछ लोग हमारा पैसा खा गए होंगे। तो अगर बैड डेट्स होता रहा है तो इसका मतलब है इस 8 लाख में से भी कुछ डूब सकता है, ठीक है। लेकिन हम उसका एक अंदाज़ा ही लगा सकते हैं। हो सकता है पास्ट में 2% अमाउंट डूब जाता हो, तो हम उस बेस पे कह सकते हैं कि इसमें से भी लगभग 16,000 रुपये का बैड डेट्स हो जाएगा, तो हम प्रोविज़न क्रिएट करेंगे। इसका आंसर ए रहेगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन कहता है रिकॉर्डिंग ऑफ लायबिलिटी इन बैलेंस शीट रॉन्गली रिजल्ट इन द क्रिएशन ऑफ जनरल रिजर्व, सीक्रेट रिजर्व, कैपिटल रिजर्व, रेवेन्यू रिजर्व। कहता है कि अगर हम एक लायबिलिटी को गलती से अपनी बैलेंस शीट में जगह दे दें तो क्या होगा, तो सर सीक्रेट रिजर्व क्रिएट हो जाएगा। ये सीक्रेट रिजर्व के काफ़ी सारे क्वेश्चन आपके आएंगे। देखिए, अगर कोई इंसान अपनी असेट्स को कम करके दिखाता है या अपनी लायबिलिटी को बढ़ा चढ़ा के दिखाता है या अपने प्रॉफिट्स को कम करके दिखाता है या अपने एक्सपेंसेस और लॉसेस को बढ़ा चढ़ा कर दिखाता है, तो ये सारे सिग्नल हैं, ये सारे तरीके हैं। इन तरीक़ों से इंसान सीक्रेट रिजर्व क्रिएट करता है। ये ठीक वैसे ही बात है जब अपन बचपन में पढ़ाई किया करते थे और हमारी पूरी तैयारी हो जाती थी। हमारा एक दोस्त पूछता था शाम को फ़ोन करके, भाई तैयार हो गया क्या? तो अपन के अगर 20 चैप्टर भी रेडी हो गए तो बोले नहीं यार भाई अभी तो 10-12 चैप्टर ही हुए हैं यार, अभी तो 8 चैप्टर और पढ़ने हैं। यानी आप जानबूझ के अपने लिए एक लायबिलिटी दिखाते हो। आपके पास पैसे होते हैं, कोई आपसे पूछता है दोस्त भाई पैसे पड़े हैं क्या थोड़े से, अरे नहीं यार हालत ही ख़राब चल रही है। तो आप असेट्स को छुपाते हो, लाइब्रेरीज को बढ़ा चढ़ा के दिखाते हो। धंधे में मुनाफा भी हो रहा हो तो बोलता हो दुकान में ग्राहक ही नहीं है। नुकसान नहीं भी होता हो तो भी खर्चों और नुकसान को एग्जरेट करके दिखाते हो। तो ये सब सीक्रेट रिजर्व क्रिएट करने का तरीका है। तो इसका आंसर बी रहने वाला है, ठीक है। अगला क्वेश्चन कहता है निम्न में से कौन सा पूंजी संचय का प्रकार नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टाइप ऑफ कैपिटल रिजर्व। तो पहले तो आपको पता होना चाहिए कि बेसिकली रिजर्व 2 प्रकार के होते हैं। एक होते हैं कैपिटल रिजर्व और एक होते हैं रेवेन्यू रिजर्व। हम जो रूटीन व्यापार करते हैं उससे जो हमारे प्रॉफिट्स होते हैं उनसे जो रिजर्व बनते हैं उनको हम कहते हैं रेवेन्यू रिजर्व। यानी आयगत लाभों से जो संचय बनते हैं उनको हम बोलते हैं आयगत संचय। अच्छा, ऐसे प्रॉफिट जो कभी कभी होते हैं, उन कभी कभी होने वाले प्रॉफिट से जो रिजर्व बनते हैं उनको हम बोलते हैं कैपिटल रिजर्व, ठीक, जो व्यापार में कभी कभी होते हैं। अब मैं सेकंड से स्टार्ट कर रहा हूँ। सिक्योरिटी प्रीमियम हमें शेयर इशू करने पे मिलता है और ये शेयर कंपनी 10 साल में, 20 साल में, 15 साल में एक बार इशू करती है, तो ये रोज़ रोज़ रूटीन प्रॉफिट नहीं है। तो सिक्योरिटी प्रीमियम एक तरह का कैपिटल प्रॉफिट है। रिवैल्यूएशन रिजर्व, संपत्तियों का रिवैल्यूएशन भी कुछ खास मौक़ों पे ही किया जाता है, ये भी कोई डेली या रूटीन एक्टिविटी नहीं है, तो ये भी रिवैल्यूएशन रिजर्व भी है, वो भी एक तरह से कैपिटल प्रॉफिट है। कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व, जब आप प्रेफरेंस शेयर्स का रिडम्पशन करते हैं और वो रिडम्पशन अगर लाभों में से होता है तो हम CRR बनाते हैं। तो ये जो तीनों हैं, ये तीनों के तीनों कैपिटल रिजर्व के एग्जाम्पल हैं। लेकिन असेट्स रिप्लेसमेंट रिजर्व जो है वो आपका रेवेन्यू रिजर्व है। मैं थोड़ा और बताऊं, रेवेन्यू रिजर्व 2 प्रकार के होते हैं। रेवेन्यू रिजर्व अगर जिनका कोई खास उद्देश्य ना हो तो उसे जनरल रिजर्व कहते हैं, और रेवेन्यू रिजर्व का अगर एक खास निश्चित उद्देश्य हो तो उसे स्पेसिफिक रिजर्व बोलते हैं। मैं कुछ आपको नाम बताऊंगा। अगर आपने डिवेंचर के रिडम्पशन के लिए रिजर्व बनाया है, डिवेंचर रिडम्पशन रिजर्व, तो वो एक स्पेसिफिक रिजर्व है। अगर आपने असेट्स के रिप्लेसमेंट के लिए रिजर्व बनाया है तो असेट्स रिप्लेसमेंट रिजर्व एक स्पेसिफिक रिजर्व है। अगर आपने वर्कर के लिए कॉम्पनसेशन रिजर्व बनाया है, वर्कर कॉम्पनसेशन रिजर्व, तो वो आपका स्पेसिफिक रिजर्व है। अगर आपने डिविडेंड इक्वलाइजेशन के लिए रिजर्व बनाया है तो वो आपका स्पेसिफिक रिजर्व है। लेकिन स्पेसिफिक रिजर्व कम्स अंडर रेवेन्यू रिजर्व। ओके, स्पेसिफिक रिजर्व रेवेन्यू रिजर्व का ही एक टाइप है। तो इसने कि पूछा कि कौन सा कैपिटल रिजर्व नहीं है, तो ये कैपिटल रिजर्व नहीं है बिकॉज इट इज़ अ पार्ट ऑफ रेवेन्यू रिजर्व। तो उसका आंसर ए रहेगा, ठीक है। होप मैं आपको समझा पाया। अगला क्वेश्चन कहता है
31 मार्च को डेटर 51,200 रुपये के हैं। एक्स्ट्रा बेड डेट्स या फर्दर बेड डेट्स 1,200 रुपये के हैं। डेटर्स पर 5% की रेट से संदिग्ध ऋणों का प्रावधान किया जाना है और देनदारों पर 2% की दर से छूट का भी प्रावधान किया जाना है। संदिग्ध ऋणों के प्रावधान की राशि क्या होगी? अपन एक बिल्कुल सिंपल वे में समझो, हमारा व्यापार होता है, हम लोगों को उधार देते हैं, लोगों से पैसा मिलता जाता है। साल के अंत में 51,200 रुपये बाकी चल रहे हैं। एक्स पे 2,000, वाई पे 1,500, जेड पे 4,700, किसी पे 6,000, किसी पे 1,000। हमारे टोटल डेटर्स की जो जोड़ है वो है 51,200। फिर हमने लिस्ट ऑफ डेटर्स को देखा, हमको लगा यार ये 1,200 रुपये तो आएंगे नहीं। तो 1,200 रुपये तो आएंगे नहीं, उसको अपन बोलते हैं फर्दर बेड डेट्स, जिनमें हमें कंफर्म होता है कि यार ये पैसे नहीं आने, कोई मतलब नहीं है, यानी हमारे बाकी जो डेटर बचे वो है 50 से आगे। अब हमको ये लगता है कि यार इन डेटर में से भी लगता है यार कुछ पैसा तो डूबेगा, और हमको लगता है करीबन 5% पैसा डूब सकता है, तो आप उसका प्रोविज़न करोगे। हिंदी में प्रोविज़न को बोलते हैं बंदोबस्त करोगे, प्रावधान करोगे, आयोजन करोगे। तो आप 5% का एक प्रोविज़न करोगे, तो आप 5% का पीवीडी बनाओगे। ठीक है, तो 5,000 का 50,000 का 5% हो गया 2,500 रुपये का। इसके बाद 47,500 रुपये डेटर बचेंगे। इनको आप गुड डेटर्स बोल सकते हो, इनको आप गुड डेटर्स बोल सकते हो। इसके ऊपर आप 2%, आपको लगता है कि मुझे इनको 2% डिस्काउंट देना पड़ेगा। 47,500 भी हमें पूरा नहीं मिलेगा, हमें इन पे 2% यानी करीबन 950 रुपये डिस्काउंट देना पड़ेगा, तो वो लेस कर दो। तो अब आपका हो गया 46,550 रुपये। मैं अब आपको समझाना ये चाहता हूँ कि इस क्वेश्चन में से वो 3-4 चीज़ें पूछ सकता था। वो आपसे पूछ सकता था बताओ प्रोविज़न फॉर बैड डेट्स कितना होगा, तो यानी डाउटफुल डेट्स के लिए प्रोविज़न कितना होगा, तो इसका आंसर है 2,500। तो इस क्वेश्चन का आंसर तो 2,500 रहा। हो सकता है वो आपसे पूछता कि प्रोविज़न फॉर डिस्काउंट कितना होगा, तो प्रोविज़न फॉर डिस्काउंट आपको इन बचे हुए डेटर्स में निकालना है और फिर आपका आंसर होता 950 रुपये। हो सकता है वो आपसे ये पूछता कि बताइए P&L पे कितना भार आएगा, तो P&L पे दोनों प्रोविज़न के बनाने की वजह से, तो P&L पे 2,500 और 950 रुपये, यानी आपका 3,450 रुपये का भार आता प्रोविज़न की वजह से। और हो सकता है वो पूछता कि बैलेंस शीट में डेटर्स कितनी राशि पे दिखाए जाएंगे, तो बैलेंस शीट में डेटर्स 46,550 रुपये पे दिखाएंगे, यानी डेटर में से जो पैसा डूब गया, जो पैसा डूब सकता है, जो डिस्काउंट देना पड़ सकता है, उसके बाद जो हमें शुद्ध राशि वसूल होगी वो हमें दिखानी होगी। तो वो कुछ भी पूछ सकता है, आप अपन तैयार होकर जाएंगे। ठीक है, अभी 2,500 का आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन सेज बाय शोइंग द कैपिटल एक्सपेंडिचर एज रेवेन्यू एक्सपेंडिचर एंड शोइंग इट इन द अकाउंट कंस्ट्रक्शन विल बी डन। वेल, ये थोड़ा सी लैंग्वेज गलत हो गई, हिंदी में लिख लेते हैं। पूंजी व्ययों को अगर आगम व्यय माना जाते हैं तो किसका निर्माण हो जाएगा? पूंजीगत व्यय हमने एक्सपेंडिचर पढ़े थे, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, कैपिटल एक्सपेंडिचर, डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। तो वो एक्सपेंडिचर जिनसे हमारी असेट्स क्रिएट होती है, तो एक एग्जांपल लेते हैं। सपोज़ आपने एक मशीन खरीदी और 5 लाख रुपए की खरीदी। मैं आपसे पूछता हूँ इसे कहाँ दिखाना चाहिए, तो आप बोलेंगे मशीन खरीदने के बाद हमें इसे बैलेंस शीट में दिखाना चाहिए, क्योंकि कैपिटल एक्सपेंडिचर को बैलेंस शीट में दिखाया जाता है। पर सपोज़ करो इसको नहीं पता था, क्योंकि आम बोलचाल में ये बोला जाता है कि मशीन खरीदने में 5 लाख खर्च हो गए, तो खर्च हो गए। अकाउंटेंट जो नया नया था उसने देखा खर्च हो गए, तो उसने P&L के अंदर डाल दिया मशीन को। तो इस चीज़ को टेक्निकली बोलते हैं कि हमने कैपिटल एक्सपेंडिचर को रेवेन्यू एक्सपेंडिचर की तरह मान लिया। अब इससे हुआ क्या? हुआ ये कि इन्होंने अपनी एक्सपेंडिचर साइड में अमाउंट बढ़ा दिया, खर्चे का भार बढ़ा दिया। खर्चे का भार बढ़ाने से क्या होगा? प्रॉफिट को कम होगा। तो मैं ये कहता हूँ कि जानबूझ के या गलती से अगर प्रॉफिट को घटाया जाता है तो सीक्रेट रिजर्व क्रिएट हो जाएगा। थोड़ी देर पहले भी हुआ था, एक बंदे ने ज़बरदस्ती लायबिलिटी दिखा दी थी तो सीक्रेट रिजर्व क्रिएट हो गया था। यहाँ पे भी बंदे ने, अकाउंटेंट ने गलती से, इस तरह के एरर को एरर ऑफ प्रिंसिपल बोलते हैं। ठीक है, कैपिटल एक्सपेंडिचर को रेवेन्यू मान लें या रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को कैपिटल एक्सपेंडिचर मान लें, कुछ भी अगर ऐसा हो जाए तो ये एरर ऑफ प्रिंसिपल हुआ है, जहाँ जो खर्चा बैलेंस शीट में जाना चाहिए था उसे हमने P&L में डाल के अपने खर्चे को बढ़ा के प्रॉफिट को गिरा दिया, तो उससे सीक्रेट रिजर्व का निर्माण हो जाएगा। अच्छा, ये वाला स्टैट्यूटरी लिखा है सीक्रेट रिजर्व, ए इसका आंसर होगा, गुप्त संचय। ठीक है, ए आंसर होगा। वेल, अगला क्वेश्चन कहता है विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट प्रोविजन इज नॉट करेक्ट।
इसमें से क्या सही नहीं है, इसका ये भी मतलब होता है कि अगर ये 4 स्टेटमेंट हैं तो उनमें से 3 सही हैं। कौन सा सही नहीं है वो अपने को पहचानना है। फर्स्ट है, प्रावधान की रचना रूढ़िवादिता के सिद्धांत को संतुष्ट करती है। द कंपोजिशन ऑफ द प्रोविजन सेटिस्फाई द प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेटिज्म, ये बात सही है। अगर आपने कॉन्सेप्ट एंड कन्वेंशन वाला टॉपिक भी पढ़ा है मुझसे, तो देखो कॉन्सेप्ट में क्या होता है, एक उसमें एक परंपरा आती है, कॉन्सेप्ट नहीं कन्वेंशन। कंजर्वेटिज्म का कन्वेंशन प्रूडेंस भी बोलते हैं, हिंदी में बोलते हैं रूढ़िवादिता। रूढ़िवादिता क्या कहता है कि अगर कोई प्रॉफिट भविष्य में होने वाला है तो उसे मत लिखो, लेकिन अगर कोई लॉस भविष्य में हो सकता है तो उसे लिख लो। ठीक है, लॉस या आउटफ्लो बेसिकली है कि अगर फ्यूचर में कोई आउटफ्लो हो सकता है तो उसे दर्ज कर लो। जैसे आपको लगता है कि उधार वाली सेल में से, डेटर में से कुछ पैसा डूब सकता है तो प्रोविज़न बना लो। अगर हम हमारे प्रोजेक्ट पे वारंटी देते हैं, 1 साल की वारंटी देते हैं, मान लीजिए कि अपन है ना, मान लीजिए एसी सेल करते हैं और हमने अपने कस्टमर्स को एसी बेचने के बाद उनको 1 साल की वारंटी दी कि 1 साल में इसके पार्ट्स ख़राब हो गए तो हम आपको फ्री में रिप्लेस करके दे देंगे। तो अब मुझे लगता है कि हर 100 में से 5 एसी में शिकायत आ ही जाती है। तो इसका मतलब ये है कि अगर मान लो आपने 100 ही एसी बेचे हैं तो 5 एसी में शिकायत आ सकती है। अगर आपको ये लगता है कि एक एसी पे 1000 रुपये खर्चा बैठेगा तो 5 एसी पे 5000 खर्चा आ सकता है। तो मतलब आप ये कह सकते हैं, देखिए जब नया नया अकाउंटेंट होता है तो बोलता है जब आएगा तब का तब देखेंगे, लेकिन अकाउंट्स ये कहती है कि आपने एसी इस साल बेचे, आपने उस इनकम को अभी लिख लिया और वारंटी भी आपने इसी साल दी है। हालांकि वो लाइबिलिटी बाद में आएगी लेकिन आ तो सकती है ना, आ तो सकती है। तो ऐसा खर्चा जो फ्यूचर में आ सकता है उसे लिख लो। ये बात किसने कही है? ये कंजर्वेटिज्म का कन्वेंशन कहता है। तो ये बिल्कुल सही बात है कि प्रोविज़न की रचना करने से उस कन्वेंशन की अनुपालना होती है, तो ये बात सही है। प्रावधान लाभों के विरुद्ध एक प्रभार है, ये बात भी सही है। देखिए प्रभार का मतलब है इट इज़ अ चार्ज, मतलब इट इज़ नॉट अ चॉइस। मतलब ऐसा नहीं है कि रिजर्व की तरह कि अकाउंटेंट का मन करे तो रिजर्व बनाए, ना मन करे तो ना बनाए। प्रोविज़न इज़ मैंडेटरी। अगर कंपनी लॉस में भी जा रही है, जैसे डेप्रीसिएशन फॉर प्रोविज़न फॉर डेप्रीसिएशन, आपको डेप्रीसिएशन लगाना ही पड़ता है। ठीक है, अगर टैक्स के लिए प्रोविज़न है तो आपको बनाना ही पड़ेगा, प्रोविज़न फॉर रिपेयर है तो आपको बनाना ही पड़ेगा। तो वो लाभों को हिट करता है, वो लाभों को कम करता है, तो ये लाभों के विरुद्ध प्रभार है। ये बात भी सही लिखी हुई है। इसके बाद लिखा है प्रोविज़न इज मेड फॉर अनडिस्क्लोज्ड अमाउंट ऑफ नॉन लायबिलिटी। ज्ञात देयता की अज्ञात राशि हेतु प्रावधान की रचना की जाती है, ये बात भी सही है। हमें पता है कि हमें टैक्स देना है, कितना देना है बस वही तो नहीं पता, तो प्रोविज़न हम इसीलिए बनाते हैं। और व्यवसाय की वित्तीय स्थिति के सुदृढ़ीकरण हेतु प्रावधान की रचना की जाती है, ये बात गलत है। ये स्टेटमेंट रिजर्व से रिलेटेड है। हमारा देखिए, कंपनी चाहती तो जितना पैसा कमाया है वो सारा का सारा खर्च कर सकती थी, डिविडेंड के तौर पे डिस्ट्रीब्यूट कर सकती थी, लेकिन कंपनी कुछ पैसा अपने पास रख लेती है। तो कंपनी रिजर्व क्यों रखती है? अपनी फर्म की फाइनेंशियल स्टेबिलिटी के लिए या अपनी फाइनेंशियल स्ट्रेंथ को बढ़ाने के लिए। तो ऐसा करके जो क्रिएट होता है उसको बोलते हैं रिजर्व। तो ये वाली बात, जो चौथी वाली बात है, वो प्रोविज़न के रिगार्डिंग सही नहीं है। तो हमारे क्वेश्चन का आंसर डी रहने वाला है। ठीक है, एक बार आप मेरी बात माने तो रिजर्व्स में जो अंतर होते हैं उसे आप अच्छे से पढ़ लेना, और एक प्रोविज़न और रिजर्व, सबसे पहले तो प्रोविज़न और रिजर्व में क्या अंतर होता है वो बहुत अच्छे से पढ़ लेना। ठीक है, चलो इसके बाद अपन देखते हैं। क्वेश्चन कहता है डिविडेंड इक्वलाइजेशन रिजर्व इज़ अ टाइप ऑफ। देखिए पहले हमें ये पता होना चाहिए डिविडेंड क्या होता है। कंपनी प्रॉफिट कमाती है और उसमें से डिविडेंड देती है। मैं आपको एक छोटी सी बात बताता हूँ। सपोज़ करो एक कंपनी ने मान लीजिए 10 लाख रुपए का प्रॉफिट कमाया और इनकी कैपिटल है 50 लाख रुपए की। तो इन्होंने इस साल 5 लाख रुपए का डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट किया। मैं 3 बातें बोला। एक कंपनी के प्रॉफिट 10 लाख है, उन्होंने अपने 50 लाख की कैपिटल पे 10% डिविडेंड 5 लाख रुपए दिया। अब ये हुआ कि 23-24 में उनका प्रॉफिट 8 लाख रुपए हुआ। तो इस साल इन्होंने मान लेते हैं इस साल इन्होंने 9% का डिविडेंड दिया। 50 लाख पे 9% इन्होंने 4.5 लाख रुपए डिविडेंड दिया। एक और देख लेते हैं 24-25 में इनका प्रॉफिट मान लेते हैं 12 लाख रुपए हुआ और कंपनी ने 11% डिविडेंड दिया। मैं आपको समझाना ही चाह रहा हूँ
कि कंपनी ऐसा भी कर सकती हैं कि ज़्यादा प्रॉफिट हो तो ज़्यादा डिविडेंड दें, कम प्रॉफिट हो तो कम डिविडेंड दें, ऐसा हो सकता है। लेकिन कुछ कंपनी क्या करती हैं, एक स्टेडी रेट मेंटेन करती हैं, है ना। वो बार बार ऐसे रेट्स में फ्लक्चुएट नहीं करती, वो एक इक्वल रेट से डिविडेंड देती है। तो जो कंपनियां इक्वल रेट से डिविडेंड देना चाहती हैं वो एक डिविडेंड इक्वलाइजेशन रिजर्व बना लेती हैं। यानी जब उनके पास ज़्यादा प्रॉफिट होता है, तो वो क्या करती हैं, एक डिविडेंड इक्वलाइजेशन रिजर्व बना देती है। इससे क्या होगा, किसी साल में अगर प्रॉफिट कम भी होगा तो वो उस रिजर्व में से डिविडेंड दे देंगे। अगर आप गौर करेंगे, पिछले 2 साल से पेट्रोल के भाव में ज़्यादा चेंजेस नहीं हुआ है। उसका रीज़न ये है कि उससे पहले के 2-3 सालों में जब क्रूड ऑयल बहुत ज़्यादा सस्ता हो गया था, उस समय गवर्नमेंट ने पेट्रोल सस्ता नहीं किया था। उस समय उन लोगों ने रिजर्व्स क्रिएट कर लिए। और अब अगर बाद में तेल महंगा हो भी गया, क्रूड ऑयल वापस से महंगा भी हो गया, तो वो उन्होंने वहाँ से कवर कर लिया। तो हमारे को एक पेट्रोल की स्टेबल रेट मिल रही है। तो ये रियल एग्जांपल है। और अगर आप डिविडेंड का कॉन्टेक्स्ट में समझना चाहो तो कंपनी अगर बार बार डिविडेंड की रेट जैसे इनकी फ्लक्चुएट हो रही है, अगर ऐसा नहीं चाहते तो वो एक इक्वल रेट से डिविडेंड देने के लिए एक रिजर्व बनाते हैं, उसको बोलते हैं डिविडेंड इक्वलाइजेशन रिजर्व। ये खास तरह का रिजर्व है, इसलिए ये एक तरह का स्पेशल रिजर्व या कहें स्पेसिफिक रिजर्व है। और स्पेसिफिक रिजर्व जो होता है वो रेवेन्यू रिजर्व का ही पार्ट होता है। मैंने थोड़ी देर पहले बताया, रेवेन्यू रिजर्व में अगर कोई आपका मकसद या टारगेट नहीं है तो जनरल रिजर्व बनेगा, और अगर आपका स्पेशल कोई पर्पज़ है तो वो स्पेसिफिक रिजर्व बनेगा। तो इसका आंसर बी रहेगा। चलिए, प्रॉफिट बिफोर इनकॉर्पोरेशन इज क्रेडिटेड टू। अगर आंसर चाहिए तो सिंपल सा आंसर सी है कि इनकॉर्पोरेशन से पहले जो लाभ होते हैं वो कैपिटल रिजर्व में जाते हैं। और समझना है कि होता क्या है, तो आप समझिए कि एक व्यापारी था, उसका नाम है अजय। हमने उस अजय का व्यापार खरीद लिया। हमारा नाम क्या है, हमारा नाम है अल्फा लिमिटेड। हमने उसका व्यापार खरीद लिया। कब खरीद लिया, सिंस 1 अप्रैल 2024 से हमने उसका व्यापार खरीद लिया। ठीक है, इस सोल ट्रेडर का व्यापार हमने खरीदा। इस बीच हमने अपने रजिस्ट्रेशन के लिए एप्लीकेशन डाल रखी है। हमारा रजिस्ट्रेशन 1 जुलाई को हुआ। तो आप जानते हैं, आपने कंपनी भी पढ़ा हुआ है, कंपनी का जन्म तब से माना जाता है जब कंपनी को समामेलन हो जाता है, जब कंपनी को रजिस्ट्रेशन हो जाता है। और कानूनन कंपनी का रजिस्ट्रेशन 1 जुलाई को हुआ है। तो अप्रैल, मई और जून, इन 3 महीनों में जो प्रॉफिट हुए, अजय के व्यापार से जो प्रॉफिट अल्फा लिमिटेड को हुए, ये प्रॉफिट बिफोर इनकॉर्पोरेशन है। तो इनकॉर्पोरेशन से जो पहले के प्रॉफिट होते हैं ऐसा, और ये रूटीन प्रॉफिट नहीं होते, है ना, ये कभी कभार होने वाला इवेंट है। तो ये जिस तरह के प्रॉफिट होते हैं वो होते हैं कैपिटल प्रॉफिट, और कैपिटल प्रॉफिट से जो क्रिएट होता है वो क्रिएट होता है कैपिटल रिजर्व। तो इसका आंसर सी रहने वाला है। हेलो स्टूडेंट्स, अगर आप कॉमर्स के स्कूल लेक्चरर की तैयारी कर रहे हैं तो हम आपके लिए कंप्लीट कोर्स लेके आए हैं। ये कोर्स हमारे ऐप पे अवेलेबल है, आपको प्ले स्टोर से उसे डाउनलोड करना होगा। उस कोर्स में आपको कंप्लीट कंटेंट मिलेगा जिसकी आपको ज़रूरत है। अगर आप एक ही बार में अगर अपना स्कूल लेक्चरर एग्ज़ाम क्रैक करना चाहते हैं तो आपको ज़रूर ये कोर्स लेना चाहिए। इस कोर्स में आपको क्या मिलेगा, आपको सारे चैप्टर्स के वीडियोज़ मिलेंगे। अगर इस कोर्स में ऑलमोस्ट 60 चैप्टर्स हैं तो हर चैप्टर पे हमने 5-5, 6-6 वीडियोस बना रखे हैं जो आपको मिलेंगे, ताकि उस चैप्टर को आपको पूरा समझ में आ सके कि उस चैप्टर में है क्या। प्रैक्टिकल क्वेश्चंस व्हाइट बोर्ड पे कराए गए हैं। इसके अलावा थ्योरी लेक्चर्स के वीडियोस भी दिए गए हैं। चैप्टर होने के बाद प्रैक्टिस के लिए हर चैप्टर के 100 से ज़्यादा MCQ कराए गए हैं। कहीं कहीं तो 200 या 300 MCQ भी हैं। मिनिमम हर चैप्टर के 100 MCQ दिए गए हैं। इसके अलावा सारा कोर्स हो जाने के बाद प्रैक्टिस के लिए या एग्जाम के लिए तैयार करने के लिए 50 सैम्पल पेपर्स दिए गए हैं। एक सैम्पल पेपर में 150 MCQ हैं। टोटल 7500 MCQs आर देयर। इसके अलावा हर चैप्टर के नोट्स हमने दिए हैं। ये नोट्स और सारे MCQ हिंदी में भी हैं, इंग्लिश में भी हैं। तो अगर आप किसी भी लैंग्वेज से हैं, कोई बैरियर नहीं है, आप आराम से इसकी तैयारी कर सकते हैं। कोर्स लेने के बाद बाय द वे ऐसा होगा नहीं, पर बाय द वे अगर आप संतुष्ट नहीं हैं तो 5 दिन के अंदर आप मनी बैक गारंटी ले सकते हैं। कोई क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा, आपकी फीस पूरी की पूरी रिफंड कर दी जाएगी। जस्ट आपको 5 दिन कोर्स को लेके देखना है। अगर आपको अच्छा नहीं लगता है तो पूरी फीस आपकी वापस कर दी जाएगी। इसके अलावा
ये सारा कंटेंट रिकॉर्डेड फॉर्म में है। फिर भी अगर आपको किसी क्वेश्चन में डाउट आता है, अगर आपको कोई क्वेश्चन समझ में नहीं आता या आप कुछ पूछना चाहते हैं, तो आप लगातार व्हाट्सएप ग्रुप में हमसे संपर्क कर सकते हैं। आप जो डाउट भेजेंगे, शाम तक होते होते उसका फुल सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड करा दिया जाएगा। सीक्रेट रिजर्व कैन बी क्रिएटेड बाय, गुप्त संचय किसके द्वारा बनाया जा सकता है? ओनली प्राइवेट कंपनीज, बैंकिंग एंड इंश्योरेंस कंपनीज, ओनली पब्लिक कंपनीज, कंपनी रजिस्टर्ड अंडर कंपनीज एक्ट। देखिए, वैसे तो सीक्रेट रिजर्व बनाना परमिजिबल नहीं है, फिर भी बैंकों और इंश्योरेंस कंपनी को उनके खास नियमों की वजह से सीक्रेट रिजर्व बनाने की परमिशन है। उनको एक फाइनेंशियल स्टेबिलिटी मेंटेन करनी होती है। उस चक्कर में ये कंपनियां चाहें तो गुप्त संचय बना सकते हैं। इसको हम ब याद करते थे। ब से मतलब है बैंक, ब से मतलब है बीमा और ब से मतलब है बिजली। ये 3 तरह की कंपनियों को गुप्त संचय बनाने की परमिशन है। एक और बात, गुप्त संचय बैलेंस शीट में नहीं दिखते, मतलब वो लोग क्या करते हैं, अपनी असेट्स को कम पे दिखाएंगे, अपने लाइबिलिटीज को बड़ा चढ़ा के दिखाई देंगे, पर आपको कभी भी सीक्रेट रिजर्व को साफ साफ नहीं दिखेगा। वो आपको समझना पड़ता है, अंडरस्टैंड करना पड़ता है। ठीक है, तो बैंकिंग और बीमा कंपनियों को ये अनुमति है। ये कहते हैं कि बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 की जो धारा 35 है, वो कहती है कि आरबीआई जो है वो बैंकिंग कंपनी को इंस्पेक्ट करेगा, उनकी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को इंश्योर करेगा। तो इसलिए बैंक में क्रिएट सीक्रेट रिजर्व। ठीक है, इसी तरह से इंश्योरेंस कंपनी के लिए इंश्योरेंस एक्ट 1938 है, उसकी जो धारा 13 है वो कहती है कि रिक्वायर्स इंश्योरेंस कंपनी टू मेंटेन फाइनेंशियल रिजर्व बट द क्रिएशन ऑफ रिजर्व बियॉन्ड व्हाट इज डिस्क्लोज्ड इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट इज जनरली परमिजिबल। ठीक है, मतलब जितना रिजर्व बनाना चाहिए उससे ज़्यादा बना लेते हैं। मतलब आप जब बीमा कंपनी के अकाउंट्स बनाओगे तो वो उनको जो प्रीमियम मिलता है, उस प्रीमियम पे वो फ्यूचर के लिए जो अनर्ड प्रीमियम होता है उसके लिए एक रिजर्व क्रिएट करती हैं। फायर इंश्योरेंस कंपनी के केस में 50% करती हैं, मरीन इंश्योरेंस के केस में 100% रिजर्व क्रिएट करके चलती हैं। तो मतलब वो ज़रूरत से ज़्यादा रिजर्व क्रिएट करके चलती हैं। तो इस तरह से वो एक तरह से सीक्रेट रिजर्व बना लेते हैं। ये ज़रूरी है क्योंकि बैंकों का डूबना अर्थव्यवस्था बर्दाश्त नहीं कर सकती, बीमा कंपनी का डूबना अर्थव्यवस्था बर्दाश्त नहीं कर सकती। कंपनीज एक्ट में वैसे क्लियर कट कहीं नहीं लिखा है कि गुप्त संचय आप बना सकते हो। कंपनीज एक्ट में तो ये लिखा हुआ है कि भाई धारा 129 कहती है कि कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट ट्रू एंड फेयर व्यू देंगे, और धारा 133 कहती है कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स फॉलो होंगे। तो यूँ साफ साफ परमिशन नहीं है, बट उनमें उनके खास नेचर की वजह से एक तरह से उनको अलाउड है। हाउएवर बैंकिंग एंड इंश्योरेंस कंपनी ड्यू टू देयर नेचर फॉलो डिफरेंट रेगुलेटरी गाइडलाइंस। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। प्रोविज़न इज़ क्रिएटेड बाय डेबिटिंग। अपन एक बार सिंपल बात करते हैं। सपोज करो आपके 80,000 रुपये के डेटर्स हैं बैलेंस शीट के अंदर, ठीक है, और आपको लगता है कि 5% अमाउंट डूब सकता है, तो आप क्या ये एंट्री करोगे, बैड डेट्स टू डेटर? क्योंकि अभी डूबा तो नहीं है, डूब सकता है, डूबा तो नहीं है, तो ये एंट्री नहीं कर सकते। ठीक है, लेकिन अब आपको सपना तो आ गया कि पैसा डूब सकता है, पैसा जा सकता है। ठीक है, तो आप P&L से इसको चार्ज करोगे, आप एंट्री करोगे P&L टू PBD। तो जब पहली बार प्रोविज़न बनता है तो P&L के माध्यम से बनता है। रिजर्व जो बनते हैं वो P&L एप्रोप्रिएशन के माध्यम से बनते हैं, और जो प्रोविज़न बनते हैं वो P&L के माध्यम से बनते हैं। तो 4,000 रुपये का, ठीक है, आप प्रोविज़न बनाओगे, ये हानि P&L के DR पक्ष में दिखाई देगी, और ये 4,000 रुपये आपके डेटर में से लेस करके आप बैलेंस शीट में दिखाओगे। तो क्वेश्चन सिंपल था कि प्रोविज़न हम क्रिएट करते हैं किसको DR करके, लाभ हानि खाते को DR करके। बी इसका आंसर है। ठीक है, आप तो स्क्रीन पॉज करके, मैं हमेशा कहता हूँ खुद ही क्वेश्चन किया करो। जैसे अब ये भारी सा क्वेश्चन है, खुद लगा के देखो। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू, इसमें से कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है? इसका मतलब एक ही ट्रू है, बाकी सब फॉल्स है। कहता है ज्ञात दायित्वों के कारण भविष्य के नुकसान को पूरा करने के लिए अलग रखी गई राशि, जिसकी राशि का निर्धारण ठीक ढंग से नहीं किया जा सकता, प्रावधान कहलाते हैं। अपन आराम देखते हैं। दायित्व ज्ञात है, भविष्य का नुकसान हो सकता है, उस नुकसान को पूरा करने के लिए आप एक बंदोबस्त करना चाहते हो, राशि का निर्धारण ठीक से नहीं किया जा सकता, इसको प्रोविज़न कहते हैं। ये बात सही लिखी है। ये पूरी बात
ट्रू लिखी हुई है, क्योंकि प्रोविज़न में यही होता है। मैं सुबह से जिस वीडियो में यही बोले जा रहा हूँ कि जैसे बार बार एक एग्जांपल समझाने के लिए प्रोविज़न फॉर टैक्स ले रहा हूँ। आपको पता है आपको टैक्स देना है, आपको पता है पैसा डूब सकता है, वो नुकसान को भरपाई करने के लिए आप एक राशि अलग से रखना चाहते हो, पीएनएल से रखना चाहते हो। आपको अमाउंट एग्जैक्ट पता नहीं है, तो जो आप कर रहे हो वो प्रोविज़न कर रहे हो, ये बात सही है। सेकंड है, ज्ञात दायित्वों के कारण भविष्य के नुकसान को पूरा करने के लिए अलग से ही रखी गई राशि को संचय कहा जाता है। नहीं, संचय के केस में तो हम बस यूं ही प्रॉफिट में से कुछ पैसा रख लेते हैं। जैसे घर पे हमारी मम्मी जी होती हैं, वो पापा जो पैसे देते हैं उसमें से कुछ पैसे बस वो रख लेती हैं यूं ही, ठीक है, कि पता नहीं भविष्य में कब ज़रूरत पड़ जाए। तो पता नहीं कब ज़रूरत पड़ जाए तो उसे संचय कहते हैं। लेकिन संचय में हमें दायित्व ज्ञात नहीं होता है, इसमें लिखा है इन्होंने ज्ञात दायित्व के लिए जो रखते हैं, तो ये बात गलत लिखी हुई है। अज्ञात दायित्व के कारण भविष्य के नुकसान को पूरा करने के लिए निर्धारित राशि को प्रावधान कहा जाता है, ये भी गलत है। प्रावधान में आपको राशि ज्ञात होती है। चिट्ठे में गुप्त संचय को अलग से दिखाया जाता है। मैंने अभी कहा गुप्त का मतलब होता है गुप्त, वो दिखाई नहीं देता। अगर दिखाई देता तो फिर तो वो सीक्रेट कहाँ रह गया, तो ये भी गलत है। तो पहला ही स्टेटमेंट ट्रू है, बाकी सब फॉल्स है। वेल, अगला क्वेश्चन कहता है सीक्रेट रिजर्व कैन बी प्रिपेयर्ड बाय, पूंजीगत व्यय को राजस्व व्यय के रूप में मान के, एक पूंजीगत व्यय यानी सिंपल टर्म में समझो असेट्स। अगर आप असेट्स को एक्सपेंस के तौर पे दिखाते हो तो यानी एक तरह से आप अपने असेट्स को छुपा रहे हो, घटा रहे हो, तो यस, इससे सीक्रेट रिजर्व क्रिएट होगा। चिट्ठे और लाभ और हानि में पूर्वदत्त खर्चे ना दिखा के, अगर आप प्रीपेड एक्सपेंसेस को छुपा रहे हो तो एक तरह से आप अपनी असेट्स को कम कर रहे हो और आप अपने लॉसेस को बढ़ा रहे हो, तो ऐसा करके भी सीक्रेट रिजर्व क्रिएट होगा। क्योंकि प्रीपेड एक्सपेंसेस रिलेटेड टू द नेक्स्ट ईयर है। अगर एक्सपेंस रिलेटेड टू द नेक्स्ट ईयर है तो आपको उसे खर्चे में से माइनस करना चाहिए था। आपका पीएनएल में से आपने ऐसा नहीं किया और बैलेंस शीट में भी उसे एज ए असेट्स आपने नहीं दिखाया, तो आप सीक्रेट रिजर्व क्रिएट कर रहे हो। दायित्वों को ओवर वैल्यूएशन करके अगर आप लाइबिलिटीज़ को बढ़ा चढ़ाकर भी दिखाते हो तो भी आप एक तरह से सीक्रेट रिजर्व क्रिएट करते हो। तो इन सभी कारणों से आप सीक्रेट रिजर्व बना रहे हैं। वेल, अगला क्वेश्चन है द ट्रायल बैलेंस ऑफ विनय ट्रेडर्स एज ऑन 31 मार्च 2025 शोड द फॉलोइंग बैलेंस। आप देख रहे हैं डेटर जो है वो डीआर में होते हैं, प्रोविज़न जो होते हैं वो सीआर में होते हैं, बैड डेट्स जो होते हैं वो डीआर में होते हैं। मैं आपको समझाना चाहता हूँ कि क्या है। आज के दिन हमारे डेटर 3 लाख के हैं, 10,000 इस साल के बैड डेट्स हो चुके हैं, और ये जो ट्रायल बैलेंस में गिवन होता है वो ओपनिंग प्रोविज़न है। हमारे बाप दादाओं ने पिछले साल जो प्रोविज़न बनाया था वो 20,000 का था, यानी 20,000 का पुराना प्रोविज़न हमारे पास पड़ा है। मैंने कहा अब तू चाहता क्या है, इसने नीचे कहा एक्स्ट्रा बैड डेट्स 5,000 रुपये राइट ऑफ किया जाना है। तो समझो ये ट्रायल बैलेंस बनने के बाद 5,000 रुपये डूब गए हैं, हमें इसका कुछ करना है। और हमें डाउटफुल अशुद्ध मतलब बैड डेट्स और डाउटफुल डेट्स के लिए देनदारों पर 5% की रेट से प्रोविज़न करना है। तो बताओ नया प्रोविज़न कितना बनेगा। सिंपल क्वेश्चन है, मैं आपको बताता हूँ। हमारी डेटर वैसे 3 लाख हैं, हमारे पास जो लिस्ट है उस हिसाब से 3 लाख रुपए हमारे बाकी हैं। पर लिस्ट में से एक आदमी को हमने देखा, अबे यार ये तो 5,000 नहीं आएगा, ये 5,000 नहीं आएगा, तो ये 5,000 आप हटा दो। इसको अपन बोलते हैं फर्दर बैड डेट्स। फर्दर बैड डेट्स क्यों बोलते हैं इसको, क्योंकि बैड डेट्स तो ऑलरेडी हो चुकी थी पूरे साल ड्यूरिंग द ईयर 24-25 में, उसके बाद अभी बैड डेट्स और हो गई, एडिशनल बैड डेट्स भी बोलते हैं। तो फर्दर बैड डेट्स 5,000 रुपये और हो गई। तो अब आपके पैसे जो मिलने हैं नेक्स्ट ईयर में वो 2,95,000 मिलने हैं, और वो जो मिल सकते हैं उसमें से भी आपको लगता है 5% डूब सकता है। तो 14,750 रुपये का आप प्रोविज़न करेंगे, 14,750 का प्रोविज़न करेंगे। ये तो इनकी शराफत है कि इन्होंने यही पूछा है आपसे कि बताओ नया प्रोविज़न कितना करेंगे, तो इसका आंसर बी रहा। पर मैं चाहता हूँ कि आप ये क्वेश्चन मुझसे ज़रूर सुन लें कि पीबीडी अकाउंट कैसे बनता है। प्रोविज़न अकाउंट इसका सीआर नेचर होता है। तो सबसे पहले ये सीआर साइड से स्टार्ट होगा। स्टार्टिंग में आपके पास 20,000 का प्रोविज़न था, और अभी जो आपका प्रोविज़न है वो है, जो मैंने अभी बनाया है वो है 14,750 का। ठीक है, ये दो बातें तो आपको ये पता होनी चाहिए, पुराना प्रोविज़न आपको सीआर में लिखना है, नया प्रोविज़न आपको इधर लिखना है। और फिर इस साल जो बैड डेट्स हुई है वो बैड डेट्स आपकी हुई है 10,000 और 5,000, 15,000। टोटल बैड डेट्स ड्यूरिंग द ईयर जो हुई थी, जो हमें पहले पता चल गई है, जो अभी पता लगी, वो 15,000 की है। तो टोटल जो नुकसान हुआ और हो सकता है वो है 29,750 का। आप इसको कॉन्सेप्चुअली समझिए, 15,000 का तो पैसा, 15,000 तो डूबा ही डूबा है, और अभी 14,750 रुपये और डूबने वाला है।
टोटल नुकसान आपका है 29,750 का, और हमारे पास जो प्रोविज़न है, बंदोबस्त है, वो है 9,750 रुपये का। तो बाकी का बंदोबस्त आपको इस साल के P&L से करना होगा। तो वो हो सकता है कि आपसे पूछता कि बताइए लाभ हानि खाते में कितनी राशि चार्ज की जाएगी, तब आपका आंसर सी होता, 9,750 रुपये आंसर होता। बाय द वे इन्होंने अभी हमसे पूछा है नया प्रोविज़न का अमाउंट कितना है, तो इसका आंसर बी है। ठीक है, चलिए थोड़े से क्वेश्चन और हैं। कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ रेवेन्यू रिजर्व। कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व, ये एक कैपिटल रिजर्व है। सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट कभी कभी होता है, कैपिटल रिजर्व है। डिवेंचर रिडम्पशन रिजर्व, ये रेवेन्यू रिजर्व का टाइप है। कैपिटल रिजर्व का तो नाम ही कैपिटल रिजर्व है, तो इसका आंसर है डिवेंचर रिडम्पशन रिजर्व। ठीक है, आप कुछ बच्चे बोलेंगे और सर कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व, डिवेंचर रिडम्पशन रिजर्व हमें कैसे याद रखेगा, तो आपको कैसे याद पड़ेगा। देखिए, अगर आपने डिवेंचर इशू किए हैं तो आपको डिवेंचर्स का रिडम्पशन भी करना पड़ेगा। डिवेंचर का रिडम्पशन करने से पहले आपको कम से कम 10% का डिवेंचर रिडम्पशन रिजर्व बनाना पड़ेगा, और ये आपको P&L से क्रिएट करना पड़ेगा। ठीक है, डिवेंचर का रिडम्पशन करने के लिए कम से कम आपको 10% का DRR क्रिएट करना पड़ेगा, और ये आपको प्रॉफिट की मदद से क्रिएट करना पड़ेगा। यानी इसका जो निर्माण हो रहा है वो आयगत लाभों से हो रहा है। तो जिनका निर्माण आयगत लाभों से होता है वो आयगत संचय होते हैं, तो इसलिए DRR जो है वो आयगत संचय है। हालांकि उसमें अगर और डीप में जाए तो ये स्पेसिफिक रिजर्व है जिसका एक स्पेसिफिक मकसद है। चलिए अगला क्वेश्चन कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग विल नॉट लीड टू क्रिएशन ऑफ सीक्रेट रिजर्व। कुछ ज़्यादा ही क्वेश्चन आ गए सीक्रेट रिजर्व के। देखिए, अगर आप क्लोजिंग स्टॉक को अंडर वैल्यू करते हो, क्लोजिंग स्टॉक को अंडर वैल्यू करना मतलब असेट्स को छुपाना, तो सीक्रेट रिजर्व क्रिएट होगा। चार्जिंग कैपिटल एक्सपेंडिचर एज रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, आज दिन भर में 3 बार बोल चुका है, ऐसा करने से भी सीक्रेट रिजर्व क्रिएट होगा। गुड्स सेंट ऑन अप्रूवल और कंसाइनमेंट बीइंग शोन एज एक्चुअल सेल। देखो, कभी कभी हम ना कस्टमर के पास माल भेजते हैं और उसे ये कहते हैं कि आपको माल पसंद आए तो रखना, नहीं आए तो मत रखना, यानी सेल कंफर्म नहीं है, उस ऐसी सेल को बोलते हैं सेल्स ऑन अप्रूवल। सेल्स ऑन अप्रूवल को इन्होंने सेल्स मान लिया, यानी एक तरह से सेल होने से पहले ही इन्होंने सेल्स मान लिया। ऐसा करके इन्होंने अपनी इनकम को बढ़ाया, तो इसमें सीक्रेट रिजर्व क्रिएट नहीं होगा, क्योंकि सीक्रेट रिजर्व कब क्रिएट होता है, जब आप इनकम को छुपाते हो। जब आप इनकम को छुपाते हो तो सीक्रेट रिजर्व क्रिएट होता है, जब आप एक्सपेंसेस को बढ़ाते हो तो सीक्रेट रिजर्व क्रिएट होता है। इन बेवकूफ़ों ने तो अपनी इनकम को बढ़ा दिया है, तो सीक्रेट रिजर्व क्रिएट नहीं होगा। इसका आंसर सी है। बाय द वे डी पढ़ लो, आपने हायर रेट से डेप्रिसिएशन लगाया, फिक्स एसेट्स पे जितनी ज़रूरत थी उससे ज़्यादा रेट से डेप्रिसिएशन लगाया। इसका मतलब यूँ समझो 1 लाख की चीज़ थी, आपको 10,000 डेप्रिसिएशन लगा के 90,000 दिखाना चाहिए था, लेकिन तुमने क्या किया, बदमाशी करी और 1 लाख रुपए की चीज़ पे 25% डेप्रिसिएशन लगा के उसे 75,000 रुपये दिखाया। यानी आप क्या कर रहे हो, असेट्स को घटा के दिखा रहे हो। असेट्स को घटा रहे हो तो क्या बनेगा, सीक्रेट रिजर्व बनेगा। तो ए, बी और डी केस में सीक्रेट रिजर्व बनेगा, लेकिन सेल्स ऑन अप्रूवल को अगर आपने सेल मान लिया, या कंसाइनमेंट पे माल अभी भेजा ही है, अभी सेल कंफर्म हुई नहीं है, एजेंट के पास माल भेजा है, उसे अगर आपने सेल मान लिया, ज़बरदस्ती सेल को बढ़ा लिया, तो सीक्रेट रिजर्व क्रिएट नहीं होगा। ठीक है, तो इसका आंसर सी है। अगला क्वेश्चन कहता है यदि किसी ज्ञात दायित्व की राशि पर्याप्त सटीकता के साथ निर्धारित नहीं की जा सकती तो फिर क्या करना चाहिए, प्रावधान बनाना चाहिए, कंटिंजेंट लायबिलिटी बनानी चाहिए, फिक्स्ड लायबिलिटी बनानी चाहिए, या संचय बनाना चाहिए। आपको प्रोविज़न करना चाहिए। देखिए, मैं आपको एक स्टेजेस बताता हूँ। अगर आपको लायबिलिटी पता है, और उसका अमाउंट भी आपको पता है, किसको देने हैं, कितने देने हैं, ये आपको पता है, तो फिर तो आपको लायबिलिटी लिखनी चाहिए। इसीलिए जब हम उधार माल खरीदते हैं, बैंक से लोन लेते हैं, तो हम बुक्स में लायबिलिटी क्रिएट करते हैं। सीन 2, अगर आपको लायबिलिटी पता है, क्या लिख दूंगा, समझ जाओगे। अगर आपको लायबिलिटी पता है लेकिन अमाउंट नहीं पता, तो फिर आपको प्रोविज़न क्रिएट करना चाहिए, जो इस क्वेश्चन का आंसर है। अगर आपको एग्जैक्ट अमाउंट नहीं पता है, आप गेस कर रहे हो, एस्टिमेट कर रहे हो, तो आपको प्रोविज़न करना चाहिए। और अगर आपको लायबिलिटी ही नहीं पता है, उसकी अमाउंट भी नहीं पता है, तो फिर आपको रिज़र्व क्रिएट करना चाहिए। तो अभी के लिए आंसर ए रहने वाला है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन।
ये कुछ प्रोविज़न के एग्जांपल हैं। प्रोविज़न फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट्स, प्रोविज़न फॉर डेप्रिसिएशन, प्रोविज़न फॉर टैक्सेशन, प्रोविज़न फॉर वारंटी या रिपेयर, प्रोविज़न फॉर एम्प्लॉय बेनिफिट, प्रोविज़न फॉर लॉस ऑन कॉन्ट्रैक्ट। ये कुछ प्रोविज़न्स के एग्जांपल हैं, आप पढ़ लेना। मैं PDF अवेलेबल करा दूंगा, डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, नहीं तो आप हमें व्हाट्सअप कर देना, हम दे देंगे आपको, है ना, ठीक है। प्रोविज़न इज़ अ डैश अगेंस्ट प्रॉफिट टू मीट डैश। तो प्रोविज़न में लायबिलिटी कैसे होती है, नोन, और प्रोविज़न क्या है, इट इज़ अ चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। तो ए ऑप्शन में लिखा है चार्ज अननोन, एप्रोप्रिएशन अननोन, एप्रोप्रिएशन अननोन, चार्ज अननोन। डी इसका सही आंसर है। हिंदी में प्रावधान, प्रावधान में दायित्व क्या होता है, ज्ञात, और लाभ के विरुद्ध क्या है, प्रभार। तो ज्ञात लाभ, है ना, ये डी के ऑप्शन आगे पीछे हो जाएंगे, मतलब तो कुल मिला के इसका आंसर डी है। ओ एक सेकेंड, है ना, इसका आंसर ये आएगा, डी आएगा इसका आंसर। आपको दायित्व पता होता है और ये लाभ के विरुद्ध एक तरह का प्रभार है, ठीक है, तो उस तरह से आपको ऑप्शन पिक करना है। ओके, अगला है, निम्न में से कौन सा कथन प्रावधान के बारे में सही है। ऑलमोस्ट ये लास्ट क्वेश्चन है। प्रावधान एक उद्यम के लाभ के विरुद्ध प्रभार है, ये बात भी सुबह से हम 4 बार सुन चुके हैं, ये बात सही है। विभाज्य लाभों में से प्रावधान किए जाते हैं, ऐसा नहीं है। विभाज्य लाभों में से रिजर्व बनाए जाते हैं, बांटे जाने वाले लाभों में से रिजर्व किए जाते हैं। किसी व्यवसाय के लिए प्रावधानों का निर्माण आवश्यक नहीं है, गलत है। प्रोविज़न अगर है, स्थिति है, तो प्रोविज़न आपको क्रिएट करना ही पड़ेगा। यानी ये कहना कि क्रिएशन ऑफ प्रोविज़न इज़ नॉट नेसेसरी, ये गलत लिखा है, ये फॉल्स लिखा हुआ है। प्रोविज़न डिविजिबल प्रॉफिट में बनते हैं, ये भी फॉल्स लिखा हुआ है। और ज्ञात दायित्व जिनकी राशि अनिश्चित है उसको पूरा करने के लिए प्रोविज़न बनाए जाते हैं, बात सही है। तो पहला सही है, चौथा सही है। फर्स्ट एंड 4 ओनली आर ट्रू, तो इसका आंसर डी होगा। होप वीडियो आपको पसंद आया होगा, समझ में आया होगा। हमारा फुल कोर्स, सैम्पल पेपर कोर्स सब अवेलेबल है। ऐप पे बहुत सारा कंटेंट फ्री में अवेलेबल है। ऐप पे जाइए, उसके लिए ऐप डाउनलोड करना पड़ेगा, फ्री ऑफ कॉस्ट डाउनलोड कर सकते हैं। ऐप को जाके एक्सप्लोर कीजिए। वीडियो पसंद आया हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कुछ कमेंट करना हो कमेंट कर सकते हैं, कोई डाउट भेजना हो व्हाट्सएप कर सकते हैं, ठीक है।